मज़ाक पार्ट 7। मुसर्रत अगली सुबह ही आ गई थी। उन्होंने कोई सवाल न किया, कोई जवाब न मांगा। बस उसे देखकर एक जामत सी चुप होठों पे लग गई। बहुत देर बाद आहिस्ता से बोले, तो बस इतना कि तुम फवाद के खिलाफ जरूर गवाही दोगी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया और फिर चुपचाप काम में लग गई। पूरे घर का उसे सोशल बाइकॉट था। वो कमरे में खाना खाती और सारा दिन अंदर ही बैठी रहती, बाहर न निकलती। अगर निकलती भी तो कोई उससे बात न करता। उस रोज बहुत सोच कर फरिश्ते से मिलने मस्जिद चली आई। फिलहाल उसके कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक न थी। कॉलोनी की सड़क घने दरख्तों की बाढ़ से ढकी थी। दरख्तों ने सारे पे ठंडी छाया कर रखी थी। आहनी गेट के सामने रुककर उसने गर्दन ऊपर उठाई। सफेद ऊंचे सतरों वाली वो आलिशान इमारत अपनी असली वकार और तमकरत के साथ खड़ी थी। बराबर में सबसे बेलों से ढका बंगला था, जिसकी बैरूनी दीवार के साथ एक खाली संगी बेंच नस्ब था। महमल जब भी उधर आती वो बेंच वीरान नजर आता। उसे बेख्तियार बस स्टॉप का बेंच और वो सियाह फार्म लड़की याद आई थी, न जाने क्यों। सफेद संगी मरमर की लश-पश चमकती राहदारियां आज भी वैसी पुरसुकून थे जैसे उनको छोड़कर गई थी। वो इधर उधर क्लासेस के खुले दरवाजे में झांकती आगे बढ़ती गई। बाप दज्जाल मदीना तैयबा में न आ सकेगा। आखिरी खुले दरवाजे से उसे फरिश्ते की आवाज सुनाई दी। उसने जरा सा झांका। वो किताब हाथ में लिए मनहमक सी पढ़ा रही थी। सियाह अबाया के ऊपर सुरमई स्कार्फ में उसका चेहरा चमक रहा था और वो सुनहरी चमकदार क्रिस्टल की सी आंखें उसने कहीं देख रखी थी, मगर कहाँ। उन्हीं सोचों में घिरे दरवाजे की ओट में खड़ी थी जब फरिश्ते बाहर आई। अरे महमल, अस्सलामु अलैकुम। और उसे देखकर खुद भी बहुत खुश हुई थी। तुम कैसी हो महमल? आओ, बल्कि यूं करो, मेरे साथ अंदर ऑफिस में चलते हैं। फरिश्ते ने उसका हाथ होले से थामा और फिर उसे थामे ही उसे मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारती अपनी ऑफिस तक लाई। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? पता नहीं। उसने बैठे हुए मेज की शीशे की सतह में अपना अक्स देखा। भूरी ऊंची पोनी टेल से निकलती लापरवाह लठें, आंखों तले गहरे हल्के, माथे और गाल पे गहरे नील होठों के सूजे किनारे। एकदम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें चंदिया कर चेहरा पीछे किया। फरिश्ते अपनी कुर्सी की पुश्त पे खिड़की के ब्लाइंड्स खोल रही थी। हिमायूं ने बताया था तुमने उसे कॉल की थी? वो जरा सा चौंकी। हिमायूं हर बात क्यों इसे बताता था? उसे नहीं बताना चाहिए था। हिमायूं को तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो वापस कुर्सी पे आ बैठी थी। उन्हें मेरी नहीं, अपनी फिक्र है। बहुत खुदगर्ज है आपकी कजिन। जाने दो, नरमी से मुस्कुराई। किसी के पीछे उसका बुरा जिक्र नहीं करते। जो भी है, उसने शाने उचकाए। यकीनन वो अपनी कजिन की बुराई नहीं सुन सकती थी। अच्छा ये बताओ, जरा कुर्सी पे आगे घूमी। आगे पढ़ाई का क्या प्रोग्राम है? सितंबर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, तो अभी गर्मियों की छुट्टियों में इधर स्कूल आ जाओ कुरान पढ़ने। नहीं, एक्चुअली मेरे पास कुरान है तर्जुमे वाला, घर में पढ़ लूंगी। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। किससे पढ़ा था? कॉलेज में प्रोफेसर से, और शाम में एक बाजी के पास ट्यूशन लेने जाती थी। मैथ्स की बुक थी तो सही तुम्हारे पास, फिर दो दो जगह से क्यों पढ़ा? घर बैठकर पढ़ लेते। घर में खुद से कैसे पढ़ा जाता है? और फिर रुक गई और जिसे समझकर गहरी सांस ली। कुरान और निसाबी किताबों में फर्क होता है, इसीलिए हम 4 साल की उम्र से घंटों निसाब को पढ़ते रहते हैं। कुरान को बुढ़ापे के लिए रख छोड़ते हैं। मगर कुरान को अल्लाह ने आसान बनाकर उतारा है ताकि हर कोई समझ सके। मैथ्स टीचर के बगैर समझ में नहीं आता। कुरान आ जाता है? हाँ, क्यों नहीं। फरिश्ते ने गहरी सांस ले झुककर दराज से एक सियाह जिल्द वाली दुबेज किताब निकाली। ये इंजील मुकद्दस का एक कदीम इक़्तिबास है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर की पेशगोई है। काफ़ी दिलचस्प है, ये पढ़ो। उसने एक सफ़ा खोलकर उसके सामने किया। महमल ने किताब अपनी जानिब खिसकाई। बाद में हज़फ कर दिया गया था। उसकी उम्मत की अनाजील उनके सीनों में होंगी। वो बेख्तियार पढ़ते पढ़ते रुकी। अनाजी? उसने पूछा। इंजील की जमा मुराद है कुरान मजीद, यहाँ से पढ़ो। फरिश्ते ने एक जगह उंगली रखी, मखरूती सफ़ेद उंगली जिसका गुलाबी नाखून नफासत से तराशदा था। उसने उंगली में जमरद जुड़ी चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। ओह अच्छा, उधर से पढ़ने लगी। वो बाजार में शौर करने वाला होगा, न बेहुदा गो। नाम अहमद होगा, विलादत मक्का, हिजरत तैयबा और मुल्क शाम होगा।
वो आफताब के साए पे नजर रखने वाला होगा। उसके आजान देने वाले की पुकार दूर तक सुनी जाएगी और रुक कर जैसे उलट कर फिर शुरू से देखने लगी। मुल्क शाम होगा। उसने सवालिया निगाह फरिश्ते की तरफ उठाई। बाद में मुसलमानों की हुकूमत शाम तक फैल गई थी, उसी तरफ इशारा है। और आफताब के साए पे नजर रखना नमाजों के औकात के लिए। और आजान देने वाला बिलाल। फरिश्ते जवाब देते मुस्कुराए। घर बैठ कर पढ़ोगी तो ये सवाल किससे पूछोगी? कुरान की तफासिर भी तो पढ़ सकते हैं, इल्म पढ़ने से नहीं सुनने से आता है। आखिर घर बैठकर पढ़ने में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र के पास जाना पड़ता है मेरी जान। खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आते। अच्छी क्वालिटी के इल्म के लिए इतना ही सफ़र करना पड़ता है। आपकी सारी बात ठीक है, मगर मेरी बात भी ठीक है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला। फरिश्ते पेन को उंगलियों के दरमियान घुमाती मुस्कुराकर गहरी सांस लेकर बोली। वो उनके दरमियान तज़ब्ज़ब में है, न इधर के न उधर के। आपने अरबी में कुछ कहा ना? अब आम बंदे को अरबी कहाँ समझ में आती है? कुरान उर्दू में क्यों नहीं उतरा था? अच्छा सवाल है। वो अपनी नशिस्त से उठी और सामने किताबों के रैक की तरफ बढ़ गई। फिर सीधी खड़ी किताबों की जल्दों पे उंगली घुसारती एक किताब को तलाश करने लगी। तो तुम्हारा नुक्ता यह है कि सिर्फ खाली महारतन तर्जुमा देखकर कुरान पढ़ना भी काफी है। उसने किताब पे उंगली रोकी और उसे खींचकर बाहर निकाला। ये सूरत बनी इसराइल में इब्लीस के आदम को सजदा करने से इनकार करने का किस्सा है। या इब्लीस ने औलाद आदम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है पढ़ो। उसने बड़ा सा तर्जुमे वाला कुरान उसके सामने खोल कर रखा और अपनी जमरत जुड़ी अंगूठी वाली उंगली एक लफ्ज पे रख दी। महमल बेख्तियार कुरान पे झुकी। ला हतन कुन, अलबत्ता मैं जरूर काबू करूंगा। उसने लफ्ज और तर्जुमा दोनों पढ़े। राइट, अगर अलबत्ता में जरूर के जमायर को निकाल दो तो 3 हर्फ पे लफ्ज रह जाता है। हा नून काफ यानी हनक। हनक के 3 मानी होते हैं। किसी चीज को खूब बारीकी में समझना, टिड्डियों का खेत का सफाया करना और घोड़ों के जबड़ों के दरमियान से लगाम गुजार कर घोड़े को काबू करना। उर्दू में बस इतना लिखा है काबू करना, जिसे अंग्रेजी ने कंट्रोल कहते हैं। जबकि अरबी की वसत हमें बताती है कि शैतान किस तरह हमारी नफ्सियात समझकर हमारे ईमान का सफाया करके हमें लगाम डालता है। और वो लगाम अमूमन मुंह के रास्ते से डाली जाती है। और कुरान इसीलिए अरबी में उतरा। और तुम मेरी बात से बोर हो रही है, चलो जाने दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसीलिए कह रही थी, वरना बाद में दुनियाई तालीम में खोकर तुम्हें इसका वक्त नहीं मिलेगा। यानी आप भी टिपिकल मौलवियों की तरह बुनियादी तालीम को गुनाह समझती हैं। मैं दुनियावी तालीम में खोकर मादा परस्त बनने को गुनाह समझती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। वो बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई। हाँ तुम्हें देर हो रही है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। परेशान कोई नहीं होता, यतीमों की परवाह किसी को नहीं होती। कौन यतीम? फरिश्ते ने हैरत से उसे देखा। मैं, मेरे अब्बा नहीं है। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। फिर तो तुम यतीम नहीं हो। यतीम तो उस नाबालिग बच्ची को कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए। बलोगत के बाद कोई यतीम ही नहीं होती। अपनी इस खुदतरसी को अपने अंदर से निकाल दो महमल। अब क्या कह रही है? महमल बेयकीन से पीछे हटे और चंद लम्हे उसे यूं ही बेइतिमाद निगाह से देखकर बिना कुछ कहे तेजी से बाहर भाग गई। फरिश्ते की बात ने एकदम उसे बहुत डिस्टर्ब किया था। भाड़ में गई डिक्शनरी और लगवी मन। मैं यतीम हूँ। तेजी से राहदारी उबूर करके बरामदे में आई। आगे निकल ही न पाई थी कि रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका एडमिशन फॉर्म। फरिश्ते बाजी ने कहा था कि आपको इसकी ज़रूरत है। उफ, वो गहरी सांस भरकर डेस्क के करीब आई। दिखाइए। बस देकर वापस कर दूंगी, मुझे मौलवी नहीं बनना, मास्टर्स करना है, इसने सोचा। नया बैच कौन सा है? वह प्रोस्पेक्ट्स के सफ़े पलट कर देख रही थी। इल्मुल किताब, परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, भले वो बुरा मनाए। बस पूरा देखकर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फिल करके किधर देना है? इसी डेस्क पे। और फीस? इल्म की फीस नहीं होती। फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पढ़ाने के चार्जेस नहीं लेती। तो ना लें, मुझे कौन सा इधर दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूँगी। उसने खुद कलामी की थी, मगर 10 मिनट बाद वो फॉर्म फिल कर रही थी।
वो बैग को स्टेज से थामे हाथ गिराए थके थकी कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ जमीन को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। अभी तक वही सोच रही थी, तभी किसी के दूर से दौड़ते कदम उसके करीब सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने हौले से सर उठाया। हिमायू बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। सिया ट्राउजर पे रफ सी सफेद शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी, फूली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो पड़ता है। तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। वो उसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी, जो सामने घने दरख्तों की बाढ़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी उनकी मानती जा और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर ले सब मुझे अपने अपने मकासद के लिए। वो दुख से सर झटकती उठी और जमीन पे गिरा बैग स्टिफ से उठाया। कमजोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फिक्र में भी गर्ज पोशीदा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज से कदमों से सड़क पे आगे बढ़ गई। वो शानी उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते उसने लहजावर को गर्दन मोड़कर उसे देखा जरूर था, जो सर झुकाए तेज से सड़क के किनारे चलती जा रही थी। उसकी भूरी और ऊंची पोनी टेल गर्दन पर बराबर झूल रही थी। हिमायू पलटकर ड्राइवर पे जॉगिंग की तरह भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाढ़ और पत्थर का बेड फिर से हैरान हो गए। हेलो। वो बेड से तेज लगाए घुटनों पर प्रॉस्पेक्ट्स रखे सरसरी सा पड़ रही थी जब दरवाजा खुला। आवाज पे महमल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट। ये उसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे। पतली कमान की तरह बुए उठाए मुस्कुराते उसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्ट्स नामहसूस अंदाज से एक तरफ खिसका दिया। फिट। वो बेतकल्लुफी से उसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते ही उसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली बुओं को सकेरे कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगाजान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बासफा आगाजान बहुत ज्यादती कर जाते हैं, है ना? उसने राय मांगी। महमल ने एक नजर दरवाजे को देखा। वो बंद था। मालूम नहीं। तुम कहो तो मैं अब्बास से कहकर तुम्हें बड़ा रूम दिला दूं। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? इट्स सो कि मैं खुश हूँ। उसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगाजान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आगाजान की ही क्या बात। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। कम से कम घर की इज्जत का एक ख्याल किया होता। आपको मेरा यकीन है? उसे झटका लगाता। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? महतात हुई। ये तुमसे उस एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हिमायू। उसका अंदाज बेसरसरी था। हिमायू दाऊद। बात कुछ कुछ उसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, उसी के घर फवाद तुम्हें ले गया था ना? किधर रहता है वो? अब आरज़ू बहुत ही लापरवाही से कहती, इधर उधर ज्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरज़ू बाजी के वो किसका घर था। फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है। आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरज़ू एकदम अलर्ट सी हुई। सारा सरसरीपन अर्चू हो गया। 15 पे कॉल कर ले, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। उसने मुस्कुराहट दबाई, प्रॉस्पेक्ट्स फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरज़ू नागवारी से कहते हुए तेजी से उठकर बाहर निकल गई। उनका भी कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हिमायू के दरमियान लड़कता रहता है। उसने सहजिया सर झटक कर फिर से प्रॉस्पेक्ट्स उठा लिया। आज कितने दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज पे मौजूद थी। किसी ने उसको मुखातिब न किया। वो खुद भी खामोशी से तेज लुक में ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफेद शलवार कमीज पहने और बेबी पिंक स्कार्फ गर्दन में डाले, बालों की ऊंची पोनी टेल बने अपनी पेट पर झुकी थी। महमल, फिजा चाची ने खुद ही उसे मुखातिब किया। वो बगौर उसे देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? दोस्त पे जिम लगाते हसन ने चौंकर उसे देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची भूरी बोनी से एक लट निकलकर गाल को छू रही थी। फिजा के पुकारने पर उसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो उधर?
मैं बताना जरूरी नहीं समझती। वो कुर्सी धकेलती उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक उसे बाहर जाते देखा था। स्कूल की एक राहदारी में लगे कद आदम आईने के सामने खड़े होकर उसने स्कार्फ को सर पर रखा और चेहरे की गर्द हिफाजत से लपेट कर पिन लगाई। यूं दमकती सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक बेजी हौले में मुकीद हो गया। ऊंची पोनी टेल के पास पीछे से स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। वो खुद को सलाहती वापस बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना उसे अजीब सा लग रहा था, सो यहीं आकर उसे सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़े सीढ़ियां नीचे हॉल में जाती थी, साथ ही जूतों का रैक पड़ा था। उसने जूते रैक पे उतारे और नंगे पांव संगमरमर के ठंडे सीने उतरने लगी। वसी वारिस प्रेयर हॉल भरा हुआ था। कालीन पे सफेद चादरें बिछी थी, उन पे बहुत तरीके से सफों में डेस्क लगी थी। वो डेस्क जमीन से बाजू भरी ऊंची थी, जैसे अमूमन मदरसों में होते। डेस्कों के पीछे सफेद यूनिफॉर्म और बेबी पिंक स्कार्फ से ढके सरों वाली लड़कियां सफेद चादरों पे दो जानों मुअद्दस सी बैठी थी। महमल ने आहिस्ता से आखिरी सीढ़ी पे पांव रखा। वो हॉल के आखिर में थी। उसके सामने उन सारी सफों में बैठी लड़कियों की पुश्त थी। सामने ऊंची प्लेटफॉर्म पे मैडम की कुर्सी और टेबल थी। उनके पीछे दीवार पे वो कैलीग्राफी आवेज़ां थी। कुरान उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। उसे लगा वो लड़कियों की तरह नीचे नहीं बैठ सकेगी, सो हॉल के आखिर में दीवार से लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। उसकी किताबें खासी इंटरेस्टिंग थी। किताबुल तहरत, किताबुल ज़कात, किताबुल इल्म, किताबुल सला, किताबुल सियाम, किताबुल हज उम्रा। छोटी छोटी किताबचे थी। बाकी एक सेपारा था। पहले सेपारा बहुत बड़े साइज का। हर सफ़े पे बड़ी बड़ी 5 अरबी की सतूर थी और हर 2 के दरमियान 3 खाली लाइनें थी, गालिबन नोट्स लेने के लिए। अरबी के हर लफ्ज तरफ तले उसका उर्दू तर्जुमा एक चौकोर खाने में लिखा था। यूं हर लफ्ज अलग अलग नजर आता था। वो 10 मिनट लेट थी। मैडम मिसबाह का लेक्चर शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो आप लोग इस जहन में रखें कि यहाँ आपको दीन पढ़ाया जाएगा, मजहब नहीं। दीन और मजहब में बहुत फर्क होता है। दीन रिलीजन को कहते हैं और मजहब अकीदे, स्कूल ऑफ थॉट को। दीन पढ़ने से कबल एक बात जहन में नक्श कर लें और ग्रह से बांध लें। दीन में दलील सिर्फ कुरान की आयत या हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी जा सकती है। अब वो सूरह फातिहा से आगाज कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी के अल्फाज 3 या 4 हरूफ से बनते हैं, जिन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। अल्हम्द में हम्द का रूट वर्ड हामीम दाल है, यानी तारीफ। उसी हम्द से हामिद, हमाद, अहमद, मोहम्मद, हमीद, महमूद बनते हैं। हामिद तारीफ करने वाला, अहमद तारीफ वाला, हमीद खूब खूब तारीफ वाला। जब आप कुरान को लिटरल वर्डेड प्रोनाउंसिएशन पे पढ़ेंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि बस जैसे सजदा का रूट वर्ड सजिद है, इससे मस्जिद साजिद सजदा बनता है। पढ़ाने का अंदाज दिलचस्प था। महमल तेजी से नोट्स ले रही थी। उसने बारहा सोचा कि ये फैसला सही था या गलत, मगर अंदर से मुतबसर ही रही थी। अगले कुछ रोज पढ़ाई में इतनी मसरूफ रही कि फरिश्ते से मिल ही न सकी। तजवीद, तफसीर, हदीस की पढ़ाई ठीक थी और बस ठीक ही थी। कोई गैर मामूली चीज़ तो उसे अभी तक नजर न आई थी। अलबत्ता अपनी राय सही लगी कि कुरान में वही कुछ था जो उसने सोचा था। नमाज का हुक्म, ज़कात देना, माल खर्च करने की ताकीद, मोमिन, काफिर, मुनाफिक की तारीफ, वही मदीना के मुनाफिकों का जिक्र। भाई अब मुसलमान इतना तो पढ़ ही रखा था। हाँ, वो बातें तो हरगिज न थे जिसका जिक्र सियाफाम लड़की किया करती थी। अलबत्ता वो कुरान को बहुत ध्यान से पढ़ती, अल्फाज के मानी याद करने की कोशिश करती, नोट्स लेती और रोटवर्ड समझती। आहिस्ता आहिस्ता से एहसास हुआ कि कितना गलत कुरान पढ़ती थी। अल्फाज को मजहूल अदा करती थी। मसलन बा या जेर बी होता है, मगर वो बा जेर बे पढ़ती थी और वो सोचती कि सारी खामियां नादन है जो हमें कुरान सिखाती है, वो अमूमन गलत तलफ़ुज़ से मजहूल ही पढ़ती है। सीन, स्वाद और सर का फर्क ही नहीं पता चलता। जब हम ज़बर ज़ेर को बहुत लंबा करते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कुरान में एक हर्फ का इजाफा कर रहे हैं, ज़बर को खींच कर अलिफ का इजाफा कर रहे हैं, कुरान में तहरीफ कर रहे हैं, मानी बदल रहे हैं। अंग्रेज़ी को तो बहुत खूब ब्रिटिश और अमेरिकन लहजे में बोलने की कोशिश करते हैं। कुरान जिसको अरबी लबो लहजे में पढ़ने का हुक्म है और जिसमें ज़बर ज़ेर को असल से ज़ायद खींचना भी हराम दर्जे की गलती शुमार होता है, उसके सीखने को अहमियत ही नहीं देते। मस्जिद में एक और अजब रिवाज था। उसे शुरू में तो अजीब ही लगा और बाद में अच्छा। वहाँ हर किसी को सलाम किया जाता था। राहदारियों में से गुजरते, सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते जो भी लड़की नजर आती उसको मुस्कुरा कर सलाम किया जाता, भले किसी को आप जानते ही या नहीं।
मगर सलाम फर्ज था। किसी को मुखातिब करने के लिए भी एक्सक्यूज मी की जगह अस्सलाम वालेकुम कहकर मुखातिब किया जाता। एक्सक्यूज मी कहकर माफ़ी किस गलती की मांगे जो हुई ही नहीं। दुआ क्यों न दी? फरिश्ते ने बहुत पहले हंसकर बताया था तो वो सोचती रह गई थी। उन तमाम सोचों के बरअक्स महमल कुरान को इज्जत देती। उस वक्त भी वो अपने कमरे में बेड पर बैठी सुबह के नोट्स पढ़ रही थी जब दरवाजे होले से बजा। उसने हैरत से सर उठाया। ये खुटखुटा कर कौन आएगा भला उसके कमरे में? जी। दरवाजा होले से खुला। वो उलझ कर आहिस्ता आहिस्ता खुलते दरवाजे को देखेगी। यहाँ तक कि पूरा खुल गया और लम्हे भर को तो सुनसी हो गई। फिर जैसे बौखला कर नीचे उतरी। आगा जान आप? वो दहलीज में खड़े थे। अतराफ का जायजा लेते कमर पे हाथ बांधे अंदर दाखिल हुए। आप बैठे आगा जान। छोटा सा कमरा था, उन्हें कहाँ बिठाती। जल्दी से सेपारा ऊपर शेल्फ पे रखा और बेड की चादर ठीक की। वो खामोशी से बेड पे बैठ गई। इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। ये उस वाक़े के बाद पहली दफा था जब वो उससे मुखातिब हुई। अंदाज में खासी नरमी थी। वो किसी मामूल की तरह उनके सामने आ बैठी। जी। महमल वो बगौर उसका चेहरा देखते आहिस्ता से बोले। महमल सांस रोके उनको देखेगी। फवाद ने तुम्हारे साथ बुरा किया, बहुत बुरा। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं आका जान प्लीज। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो मोम की तरह पिघलने लगी। बेख्तियार उनके हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई, मैं जानता हूँ, और अब मैं उसका अजाला करना चाहता हूँ। जी। वो कुछ समझ न पा रही थी। मैं जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा अलग करना चाहता हूँ ताकि तुम उसकी देखभाल कर सको। 50% की तुम मालिक हो, तुम वो हिस्सा ले लो। मैंने वकील को पेपर्स तैयार करने का कह दिया है। वो हक तक उनका चेहरा देख रही थी। क्या तुम अपना हिस्सा लेना चाहती हो? जी, जैसे आप कहें। बात सिर्फ अपने हुकूक की बात अकेले में कहना आसान होता है। इन निस्बत अपने मुखालिफिन के सामने वो और कुछ कह ही न सकी। बस एक टिक उन्हें देखेगी जो उसके सामने बेड की पायती पे बैठे थे। मैं आज जायदाद के कागज साइन कर देता हूँ, मगर तुम, मेरी एक शर्त है। वो लम्हे भर को रुकी। उनकी निगाहें उसके चेहरे पे जमी थी। पलक नहीं चिपक रही थी। उसे देख रहे थे जो दम साली उनकी मुंतजर थी। मगर तुम फवाद के खिलाफ नहीं बल्कि एएसपी हुमायूं दाऊद के खिलाफ अगवा के जुर्म का बयान दोगी कोर्ट में। वो अध खुले लब और फटी फटी आंखों से उन्हें देखेगी। अदालत ने हमें तारीख दे दी है, अगली माह की तारीख। मैं चाहता हूँ कि तुम अदालत में अपने बयान से न फेरो ताकि मैं जायदाद के कागज तुम्हारे हवाले कर दूं। जैसे तुम कोर्ट में बयान दोगी मैं दस्तखत कर दूंगा। उठ खड़े हुए। उन्हें देखने के लिए गर्दन भी न उठा सकी। तुम्हारे पास वक्त है, खूब अच्छी तरह सोच लो और इसे एक बिजनेस डीलिंग समझो। ये तुम्हें आइंदा इब्राहिम की बिजनेस एम्पायर संभालने में मदद देगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। मुझे मंजूर है, वो तेजी से बोली। फैसला करने में उसे एक पल लगा था। भाड़ में गया हुमायूं। जिस बेजाब में तो उसने भी मुझे रखा था। उन्होंने मुड़कर फातिहा मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तुम एक अच्छी बिजनेस वुमेन बन सकती हो। टेक केयर। और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। क्या यूं हुमायूं गिरफ्तार हो जाएगा? और फवाद क्या वो घर आ जाएगा? नहीं, मगर जायदाद, अपनी मकाम को पा लेने की ख्वाहिश। कभी वो भी ताई पे यूं ही हुक्म चला सके। सब उसकी इज्जत करे, उसके हुक्म से घर में काम हो, उसकी मौजूदगी हर जगह जरूरी समझी जाए। उलझ कर रहेगी। क्या उसने सही किया? कुछ समझ न आ रहा था। सुबह 8 बजे मस्जिद के गेट पे थी। अंदर दाखिल होने से कबल उसने रुककर बेलव से ढके बंगले को देखा जिसका संगी बेंच आज भी वीरान पड़ा था। बाबा, तुम्हारा साहब है? कुछ सोचकर उसने बावर्दी गार्ड को मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है, कब आएगा मालूम नहीं। अच्छा। उसने जरा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। ओ बीबी, वो जहाज पे गया है। गार्ड कतरे गड़बड़ाया। भाड़ में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। इस सफेद सर पे झूठ तो न बोलो। नहीं मिलना चाहता है तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो। वो आखिरी फकरे कदर नसीहत तमीज अंदाज में कहती स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने उसके लिए क्यों कह रखा था, और पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मगर वो ऐसी मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। फिर और क्या करती? बेजार सा तासर चेहरा पे सजाए बैग उठाए सुस्त रवि से बरामदी की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं, उसने तो मुझे जिस बेजा में रखा था। उसने चप्पल रैक पे उतारी और खुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। मगर अगवा तो नहीं किया था, मैं उधर अपनी मर्जी से ही गई थी, तो उस पर यूं अगवा का इल्जाम लगा देना झूठ नहीं होगा। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने उतर रही थी।
नहीं, झूठ कहाँ, उसने डील तो की थी। अखबार खरीदना एक ही बात है, अगर जरा सा लफ्ज़ों का हेर फेर कर दो तो क्या है। उसने कुर्सी पर बैठकर किताबें साइड बोर्ड पे रखी और साथ बैठी लड़की के सेपारे पे झांका और फिर मतलबा सफा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी, वो आज भी लेट थी। फवाद के खिलाफ गवाही न भी दो तो भी वो सजा पाएगा, और वो इतना बड़ा एएसपी, कोई मेरे बयान से सजा थोड़ी मिलेगी। बस लफ्जों को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या है, मेरी नीयत तो साफ है। मतलबा सफा खोलकर उसने पेन की कैप उतारी और आज की तारीख लिखने लगी। और तुम झूठ को सच के साथ न मिलाओ और न तुम सच को छुपाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिसबा की आवाज पे जैसे करंट खाकर उसने सर उठाया। वो अपनी टीचर चेयर पे बैठी किताब से पढ़ रही थी। उसने भी इख्तियार अपने सिपारा को देखा। उस सफ़े पर सबसे ऊपर ही लिखा था, तुम मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत न लो और सिर्फ मुझसे ही डरो, और तुम झूठ को सच से न मिलाओ और न हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुनसी बेहद साफ्त सी फटी फटी निगाह से उन अल्फाज को देख रही थी। मैडम आगे बढ़ रही थी मगर उसे कुछ सुनाई न दे रहा था। सारी आवाजें जैसे बंद होकर रह गई थी। वो बिना पलक झपके उन्हीं अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्सों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। जरा देर पहले गार्ड को की गई नसीहत उसके कानों में गूंजी। उसे लगा वो किताब उससे ज्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं? उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार उसने रस्सी थामना चाहिए, कलाम की रस्सी। वो न जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर उसे यकीन था कि दूसरे सिरे पे कोई जरूर मौजूद है। सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक वो नमाज सब पे बहुत भारी है, सिवाय उनके जो डरने वाले हैं। उसने वैसे जरा से होकर सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाले बॉस से सर अपनी किताबों पे झुके थे, कोई भी उसकी तरफ मतवजा न था। उसने फिर से उन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवीसी न थी, वो गुफ्तगू थी। ओ माय गॉड, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इट्स टॉकिंग टू मी। साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। तो ये टॉक ही तो है कलाम, इसको हम कलाम पाक इसीलिए तो कहते हैं। उस आदमी से कहकर अपने सेपारे पे झुक गई। महमल ने सेपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाए बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। फरिश्ता अपने ऑफिस में आई तो उसका इंतजार कर रही थी। महमल तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मस्जिद छोड़ रही हूँ। वो कुर्सी पे बैठी थी, बेचैनी से खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज पे रखी और कुर्सी की दूसरी जानिब जगह संभाली। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद थे, कमरे में छांव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? बैठो। मेज की दराज खोलकर झुकी, कुछ तलाश करने लगी थी। महमल बमुश्किल जब्त करती कुर्सी पे टिकी। उसका बस नहीं चल रहा था उधर से भाग जाए। मैं नहीं आऊंगी आइंदा फरिश्ते, उसने दोहराया। वो अभी तक जरा से मसरूफ थी। फिर कहाँ जाओगी? बस कुरान छोड़ रही हूँ। इसे छोड़कर कहाँ जाओगे महमल? वो कुछ कागजात निकाल कर सीधी और उससे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में। तुम्हें अब नॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बातें करती हैं फरिश्ते। वो दबी दबी से चीखी। आप समझ नहीं सकती मैं कितनी कुर्ब से गुजर रही हूँ। मुझसे इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप समझ नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ, जब कुरान मुखातिब करने लगता है तो सब उस कुर्ब से गुजरते नहीं। उससे सख्ती से नफी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हो, आप तस्वर नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है तुम पहली हो। उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं। फिर तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो न सहार सकते, दब जाती। उसने एहसास से सर उठाया। फरिश्ते को लम्हे भर में बहुत बीमार लगी थी। कोई मेरी सोचें पढ़ रहा है फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, वो कलाम है, बात है, अल्लाह की बात, और अल्लाह ही तो सोचें पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी हो गई। मैं अल्लाह ताला से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है, कैसे हो सकता है कि एक पास्ट माजी में होकर हमसे 1400 साल बाद के फ्यूचर से खुद को कनेक्ट कर ले? इट्स लाइक ए मिरेकल। ये तो मौजिज़े की तरह है। यही तो हम इसे कहते हैं मौजिज़ा। और जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर से शुरू कर लेना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, कुरान के मौजिज़े बार बार दोहराने से कभी पुराने नहीं होंगे। कहमा बता रही है। मैं इसे छोड़ दूँ तो? फरिश्ते ने जासूस से उसे देखा। महमल, जब रोज़े क़यामत अल्लाह ज़मीन आसमान को बुलाएगा तो हर चीज़ खींची चले आएगी, तौन या करहन।
खुशी से आना खुशी से। जब हम अल्लाह के बुलाने पे नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे हालात बना देता है, ये दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हमें ज़बरदस्ती सख्त नाखुशी के आलम में आना पड़ता है और फिर हम करहन भी भाग कर आते हैं और इसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। उसकी तरफ दमन आ जाओ महमल, वरना तुम्हें करहन आना पड़ेगा। फिर वो मज़ीद कोई बहस न कर सकी। उसे फरिश्ते की बात से बेहद खौफ आया था। उसे लगा वह अब कभी कुरान छोड़ न सकेगी।